तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी की गई थी, टूल्स के बारे में स्टडी की गई थी। और टूल्स के बाद मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की है, आप सबके पास पीडीएफ होगी और आपने अपने पीडीएफ में से कॉपी में राइट डाउन भी कर लिया होगा। ठीक है, तो वो जो पीडीएफ मैंने आपको भेजी हुई थी वही पीडीएफ मैंने यहाँ पर आपके सामने ओपन की हुई है, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। तो इसी पीडीएफ की लाइन टू लाइन मैं आपको रीड करके एक एक बात को अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना और साथ साथ इसको पूरी अच्छी तरह से इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना। ये एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहला इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। तो इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि देखो, जब बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पढ़ा जाता है तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो फील्ड है, बायोटेक्नोलॉजी जो ब्रांच है, उसकी हेल्प से हम कौन कौन सी जगहों पर जो है इसको अप्लाई कर रहे हैं और इसकी मदद से हम लोग ह्यूमन के लिए कुछ प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस जो है वो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की। इसका मतलब ये हुआ कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका एक इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट भी होता है। अब यहाँ पीडीएफ में लिखा हुआ है द इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी इम्प्लाइज the application of genetic engineering to improve the efficiency and cost which are central to the future। It means क्या कि जो environmental बायोटेक्नोलॉजी है वो एक्चुअल में क्या है, उसमें हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग को अप्लाई करते हैं, यानी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, जो प्रोसेस है, उसको हम अप्लाई करते हैं। क्यों अप्लाई करते हैं? टू इम्प्रूव द इफिशियंसी एंड कॉस्ट, ताकि हम क्या कर सकें, हम इम्प्रूव कर सकें, हम सुधार सकें। इफिशियंसी यानी दक्षता होता है, तो हम दक्षता को सुधार सकें और साथ साथ जो कॉस्ट है यानी जो खर्चा है, उस खर्चे को भी हम क्या कर सकें, कम कर सकें। विच आर सेंट्रल टू द फ्यूचर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल बर्डन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज। इसका मतलब ये हुआ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में सारा काम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ही मदद से किया जाता है, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से क्या करेंगे, जो इन्वायरमेंटल बर्डन है यानी जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन्वायरमेंटल में पाए जाते हैं, इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, कि जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट होता है ना, तो वो सारे जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, कैसे हम उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लेवल को कम कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट में, ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है उसमें पॉल्यूशन का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। पॉल्यूशन का लेवल कम हो जाएगा तो हमारा जो इन्वायरमेंट होगा वो हेल्दी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, मतलब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से क्या कर सकते हैं, हम अपने इन्वायरमेंटल के टॉक्सिक सब्सटेंसेस के जो क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या हो गया, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन हो गया। ठीक है ना, आगे लिखा हुआ है इट इज होप दैट इन द फ्यूचर द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म with genetic engineering technique will make a large contribution to improve the quality of our environment। यहाँ पर बच्चों क्या बोला जा रहा है कि it is hope means ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है, क्या कि इन द फ्यूचर, ऐसा बोला जा रहा है कि फ्यूचर में जो है ऐसी उम्मीद है कि फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, हम फ्यूचर में जो है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अप्लाई करेंगे और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अप्लाई करके हम कुछ ऐसी टेक्निक्स को डेवलप करेंगे जिनसे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मीन्स कि हम अपने इन्वायरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट, जैसे एयर हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, तो हम इन चीज़ों में जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, हम उस पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, हम उस पॉल्यूशन को जो है घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। यानी अपने इन्वायरमेंट को हम क्या कर सकते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प लेंगे। हम बैक्टीरिया, कोई ऐसा एक बैक्टीरिया डेवलप करेंगे जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके,
या हम कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप करेंगे उसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके, ताकि वो हमारी मदद कर सके हमारी एयर की क्वालिटी को अच्छा रखने में, हमारे पानी में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं उनकी मात्रा को कम करने में, ठीक है ना, और ओवरऑल हमारे पूरे इन्वायरमेंट को अच्छा बनाए रखने में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, ये हमारी मदद करेंगे, ये हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि हमने इनके अंदर क्या कर दिया, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया है। तो अब ये हमें हमारी मन लायक जो भी हमारी नीड होगी, जो हमारी डिजायर्ड पर्पस होगा, उस पर्पस को फुलफिल करेंगे। अब वो पर्पस क्या है कि हम कैसे अपने इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह से इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन होता है। अब यहाँ पर आगे पीडीएफ में लिखा हुआ है बायो रेमेडिएशन के बारे में। तो बच्चों ये एक छोटा सा टॉपिक है, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में ही होता है बायो रेमेडिएशन। तो बायो रेमेडिएशन में यहाँ लिखा हुआ है कि बायो रेमेडिएशन इज द यूज्ड ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स और प्रिवेंट पॉल्यूशन। मीन्स क्या कि बायो रेमेडिएशन एक्चुअल में क्या है, बायो मीन्स होता है लिविंग, ये तो आपको पता है, बायो मीन्स लिविंग होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। रेमेडिएशन मतलब होता है थेरेपी, उपचार करना, किसी चीज का इलाज करना, किसी चीज को ठीक करना। तो हम क्या करेंगे ना, बायो रेमेडिएशन मीन्स क्या कि हम अपने इन्वायरमेंट को ठीक करेंगे। अपने इन्वायरमेंट को कैसे ठीक करेंगे, हम अपने इन्वायरमेंट को ठीक करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से अपने इन्वायरमेंट को ठीक करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे। यानी कि हम अपने इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन के लेवल को, इन्वायरमेंट के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिनसे हमारे पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है, वो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो जो प्रदूषककारी पदार्थ होते हैं, हम उनकी मात्रा को घटाने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम सजीव सूक्ष्म जीवों की मदद लेंगे इस काम को करने के लिए, और यही काम हमारा क्या कहलाएगा, बायो रेमेडिएशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बायो रेमेडिएशन। ठीक है ना बच्चों, तो समझ में आ गया बायो रेमेडिएशन क्या होता है, कि बायो रेमेडिएशन में हम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जिनसे हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषित हो रहा है, उन पॉल्यूटेंट्स के की मात्रा को क्या करते हैं, कम करते हैं, ताकि हम पॉल्यूशन से अपने इन्वायरमेंट को क्या कर सके, बचा सके। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया। आगे क्या लिखा है, इट इज ए टेक्नोलॉजी फॉर रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट, रिस्टोरिंग कंटामिनेटेड साइट्स एंड प्रिवेंटिंग फ्यूचर पॉल्यूशन। मीन्स क्या कि बायो रिमेडिएशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट्स के अंदर से पॉल्यूटेंट्स को हटाते हैं, इन्वायरमेंट को अच्छा बनाते हैं, उसको हेल्दी बनाते हैं, प्रदूषण को कम करते हैं। रीस्टोरिंग कंटामिनेटेड साइट्स, ऐसी जो भी इन्वायरमेंट में स्थान है, ऐसी जो भी इन्वायरमेंट की साइट्स हैं, जैसे हवा है, पानी है, सॉइल है, जहाँ पर भी पॉल्यूशन हो गया है, जहाँ पर कंटामिनेटेड साइट्स का मतलब होता है कि जहाँ पर गंदगी हो गई है, जहाँ पर कोई पॉल्यूटेंट्स इकट्ठा हो गया है, ठीक है ना, वो जो जगह होगी उस जगह को हम वापस से रीस्टोर करेंगे। मीन्स हम वापस से उसको क्या करेंगे, साफ करेंगे। वहाँ पे जो भी गंदगी है, वहाँ पे जो भी पॉल्यूटेंट्स अकुमुलेट हो गए हैं, उन पॉल्यूटेंट्स को वापस से हम क्या कर देंगे, हटा देंगे वहाँ से। और इस काम को करने के लिए भी जो है हम जिस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, वो टेक्निक हमारी क्या कहला रही, बायो रेमेडिएशन कहला रही। फिर कंटामिनेटेड साइट का मतलब, साइट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, साइट्स का मतलब यहाँ पर है हवा, पानी, मिट्टी, ठीक है ना। तो यही तो इन्वायरमेंट की साइट्स है ना, इन्वायरमेंट के स्थान, यही तो इन्वायरमेंट जिनसे मिलकर बना हुआ है, वही उसकी साइट्स होते हैं। तो सॉइल की बात की जाए, सॉइल के अलावा जो है, या फिर बात की जाए एयर की, या फिर बात की जाए वाटर की, तो ये सब जितने भी जगह होती है, यही सब क्या होती हैं, साइट्स होती हैं। तो इन कंटामिनेटेड साइट्स को हम क्या करते हैं, इन कंटामिनेटेड साइट्स को हम वापस से रीस्टोर करते हैं। अगर यहाँ पर पोल्यूशन क्रिएट हो गया तो हम वापस इसको क्या करते हैं, रीस्टोर करते हैं। एंड आगे लिखा हुआ है प्रिवेंटिंग फ्यूचर पॉल्यूशन का मतलब कि हम वापस से क्या करते हैं, अपने भविष्य में जो पॉल्यूशन क्रिएट होने वाला है, हम अपने भविष्य को उस पॉल्यूशन से बचाने की कोशिश करते हैं। मीन्स अगर हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छा रखेंगे, अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे, पर्यावरण में एकत्र जो प्रदूषककारी पदार्थ हैं, उन प्रदूषककारी पदार्थों को हम अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हटाने की कोशिश करेंगे। और अगर हम इसमें कामयाब हो जाएंगे तो आगे चलकर फ्यूचर में जो पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन नहीं होगा, और हमारी फ्यूचर की जो जनरेशन होगी वो एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में जो है जिंदा रहेगी, उनको एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा। तो ये तो सबसे पहला आपका जो है हो गया एप्लीकेशन का, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। पीडीएफ में आप आगे जब पढ़ोगे बच्चों, तो वहाँ पे लिखा हुआ है बायो एनर्जी के बारे में। बेटा बायो एनर्जी क्या होती है, बायो एनर्जी का मतलब ये होता है, बायो मतलब फिर से देखो, बायो हर जगह आएगा क्योंकि यहाँ पे हम लिविंग की मदद से सारे काम कर रहे हैं। तो बायो की मीन्स यहाँ पे लिविंग है, और लिविंग का मतलब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। तो जो भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, उन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्या मिले, एनर्जी मिले। जैसे आज के ज़माने में क्या हो रहा है,
पेट्रोलियम है, कोल है, इसके अलावा डीजल है, इसके अलावा और भी जो दूसरे हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में हैं, जिनकी मात्रा सीमित है, क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल की फॉर्म में पाए जाते हैं ज़मीन के अंदर, और माइन से यानी जो उनकी खानें होती हैं वहाँ से उनको निकाला जाता है, जैसे कोल को, कोयले को। तो ये जो हमारे एक नेचुरल ट्रेडिशनल जो एनर्जी के सोर्सेज है जो आज तक दुनिया में हैं और जिनकी मदद से पूरी दुनिया में एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। हम सबको पता है कि आमतौर पे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी प्राकृतिक ऐसे संसाधन हैं जो ऊर्जा के लिए हमारे काम आते हैं, वो सीमित मात्रा में है, वो दुनिया में सीमित मात्रा में है। और वो बहुत ही जल्द क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो ओवर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, उनको बहुत ज़्यादा निकाला जा रहा है। पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा, कोल भी खत्म हो जाएगा। तो फिर जब ये हमारे ट्रेडिशनल जो आज तक बरकरार थे, ये जो एनर्जी के सोर्सेज थे, ये जब एनर्जी के सोर्सेज, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, ये जब खत्म हो जाएंगे, तो फिर फ्यूचर में हम कैसे एनर्जी की नीड को फुलफिल करेंगे, कैसे हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है एनर्जी को लेकर आज पूरी दुनिया की जितने भी कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज बहुत कॉन्शियस है, बहुत इसको लेकर अलर्ट है। क्योंकि जिस कंट्री के पास जितनी ज़्यादा एनर्जी के सोर्सेज है, वो उतनी ही ज़्यादा डेवलप है, वो उतनी ज़्यादा जो है इफिशियंट है और आगे है दुनिया में। तो कहने का मतलब एनर्जी जो है वो किस तरह से मिलेगी फ्यूचर में, अगर जो हमारे पारंपरिक स्रोत हैं ऊर्जा के, वो यानी पेट्रोलियम, डीजल, ये सब जब खत्म हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, हम कैसे इस शाखा, इस जैव प्रौद्योगिकी शाखा की मदद से क्या कर सके, ऊर्जा के स्रोतों को विकसित कर सके। और ऊर्जा के स्रोतों को विकसित हम कैसे करेंगे, ताकि हमारे भविष्य में जो ऊर्जा की आवश्यकता है, जो एनर्जी की नीड है, वो फुलफिल हो सके, वो पूरी हो सके। क्योंकि जो ट्रेडिशनल सोर्स हैं वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो हमें उनका कोई सब्स्टिट्यूट, कोई उसका ऑप्शन तो लाना होगा ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से क्या कर रहे हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि किस तरह से हम प्लांट से, किस तरह से हम एनिमल से, और स्पेशली प्लांट से हम किस तरह से एनर्जी को जो है निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बायो एनर्जी डेराइव फ्रॉम सन। आमतौर पे क्या होता है कि जो सूरज होता है, सन होता है, उसी से एनर्जी डिराइव होती है। आप सबको पता है, आपने इकोसिस्टम पढ़ा होगा जरूर, कि जो सन होता है, सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर अर्थ। हमारी अर्थ पे जो है, जो एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है वो कौन है, सूरज है। सूरज से प्लांट्स एनर्जी को सोलर एनर्जी की फॉर्म में कैप्चर करते हैं, और उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फिर आगे चलकर फूड चेन में वही एनर्जी जो होती है वो आगे फिर ट्रांसफर होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स में, मींस वो प्राइमरी कंज्यूमर्स में जाती है, फिर वो सेकेंडरी में जाती है, टर्शियरी में जाती है, और इस तरह से एक एनर्जी का साइकिल जो है वो चलता रहता है। ये तो आपको पता है कि सबसे पहले पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूरज है, सन है। सन से जो सोलर लाइट आती है, जो एनर्जी आती है, सोलर लाइट में सोलर एनर्जी, वो जो आती है वो आगे चलकर प्लांट्स उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, प्लांट्स उसको कैप्चर करते हैं, और फिर फोटोसिंथेसिस करके वो उसको केमिकल एनर्जी में यानी फूड की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। फिर आगे चलकर वही एनर्जी जब प्लांट्स को कोई हर्बीवोर्स खाता है, कोई शाकाहारी जानवर खाता है, तो उसमें चली जाती है, और फिर उसको जैसे ही कोई मांसाहारी यानी कोई कंज्यूमर खाता है, कोई आपका सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है, तो उसके पास चली जाती है। इस तरह से एनर्जी वो आगे जाती रहती है भोजन के रूप में। तो बेटा ये बात तो सही लिखी हुई है कि डेराइव फ्रॉम सन, बायो एनर्जी डेराइव फ्रॉम सन, सन से ही एनर्जी डेराइव होती है। हैज बीन फुलफिलिंग द ह्यूमन नीड फॉर सेंचुरीज एज ए फॉसिल फ्यूल। और आज से नहीं बल्कि सदियों से, शताब्दियों से, बहुत सालों से, कई सौ सालों से क्या हो रहा है, इंसान की जो ऊर्जा की जरूरत है उसको पूरा किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल। मतलब जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या है, पेट्रोलियम। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या बच्चों, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया ना, तो ये सब फॉसिल फ्यूल होते हैं ना। ये जब जीवाश्म ईंधन है ना, क्योंकि ये एक्चुअल में प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी से ही डेवलप हुए हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा, अगर कहीं पे पढ़ा होगा फॉसिल फ्यूल कैसे डेवलप होते हैं। आगे क्या लिखा है, द एरिया ऑफ बायो एनर्जी इन्वॉल्व्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क इन द प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, fuel research and many aspects of engineering, so that a complete package from agriculture, processing, conversion and delivery to users is developed। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम किस तरह से प्लांट्स के अंदर ऐसी संभावनाओं को सर्च करें। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो स्पेशली प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स के अंदर क्या ऐसी कोई उम्मीद है, क्या कोई ऐसे संभावनाएं हैं कि क्या इनसे भी हम एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं, इनसे भी हम एनर्जी को पा सकते हैं। तो बिल्कुल पा सकते हैं, हम बायो एनर्जी को पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें
रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी और रिसर्च हो भी रही है, और साथ साथ और भी बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क करने पड़ेंगे। किस फील्ड में? प्लांट फिजियोलॉजी, यानी हम प्लांट्स की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में और रिसर्च करें, हम और चीज़ों और नॉलेज को वहाँ पे गेन करें, हम किस तरह से प्लांट में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस में किस तरह से एनर्जी रिलीज होती है, उस चीज़ पे हम वर्क करें। हम साथ साथ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फ्यूल रिसर्च और भी जो दूसरे इंजीनियरिंग के जो एक्सपेक्ट होते हैं, उन सारी ब्रांचेस पे साइंटिस्ट अगर फोकस हो जाएं, और तो इन पे फोकस होकर जब वो स्टडी करेंगे इन सारी ब्रांचेस पर, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी संभावनाएं, कुछ ऐसे पॉइंट्स निकलेंगे, कुछ ऐसी खोज, कुछ ऐसी नई बात आएगी जिससे हमें पता चलेगा कि हम प्लांट्स को भी जो है एनर्जी की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे आगे देखो लिखा हुआ है कि एनर्जी प्रोडक्शन इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। अब हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी प्लांटेशन कर रहे हैं। एनर्जी प्लांटेशन मतलब हम प्लांट लगा रहे हैं, किस काम के लिए? ऊर्जा पाने के लिए। एनर्जी प्लांटेशन, एनर्जी प्लांटेशन हम क्यों कर रहे हैं? इज द प्रैक्टिस फॉर प्लांटिंग ट्रीज फॉर देयर यूज ऑफ द फ्यूल। क्योंकि हमको ऊर्जा को, यानी फ्यूल मतलब क्या होता है? ईंधन होता है। तो जो ये ईंधन होता है जिसको फ्यूल कहते हो, इस ईंधन को उपयोग में लाने के लिए, उस ईंधन को उपयोग में लाने के लिए हम क्या करें? पेड़ लगा रहे हैं। हम पेड़ लगा रहे हैं ताकि हमें ईंधन मिले। देयर आर सम स्पीशीज ऑफ फैमिलीज विच अक्यूमुलेट द फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आमतौर पे जितने भी प्लांट्स होते हैं, सारे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, और सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के बाद क्या करते हैं? अपना फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट यानी जो ग्लूकोज होता है या सुक्रोज होता है उसका फॉर्मेशन करते हैं, और वो उसको अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये तो बात सही है, लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज हैं, कुछ ऐसी फैमिलीज प्लांट की हैं, जिन फैमिलीज में जो प्लांट्स को रखा गया है, उन प्लांट्स के अंदर ज्यादा मात्रा में ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, मतलब वो जो ग्लूकोज है, जो सुक्रोज है, वो इकट्ठा होता है। ठीक है ना? और उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? ज्यादा होता है। किनका? वो जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होते हैं, मीन्स जो ग्लूकोज और सुक्रोज होता है, उसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो बेटा ऐसे प्लांट्स को हम पेट्रो प्लांट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रो प्लांट्स। आपने पेट्रो प्लांट्स के बारे में अलग से भी पढ़ रखा होगा, मैंने आपको फर्स्ट पेपर में भी पढ़ाया हुआ है पेट्रो प्लांट्स के बारे में, कि पेट्रो प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम फ्यूचर में पेट्रोलियम के सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में, पेट्रोलियम के विकल्प के रूप में हम उनको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ऐसी संभावना है कि उनसे हम ऊर्जा, उनसे हम ईंधन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? तो पेट्रो प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनसे हम एनर्जी को या हम फ्यूल को जो है आगे चलकर बना सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ठीक है ना? तो पेट्रो प्लांट्स वही प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में अक्यूमुलेट हो जाता है, जिनके अंदर उनका प्रकाश संश्लेषण के बाद बना हुआ जो उत्पाद होता है, यानी ग्लूकोज और सुक्रोज, ये सारे अधिक मात्रा में एकत्र हो जाते हैं, और इनका, इन्हीं उत्पादों का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है ना? अब पेट्रो प्लांट्स को सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया है, किसने इसको रिपोर्ट किया था? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डॉक्टर केल्विन। आप लोग देख रहे होंगे ना, लिखा हुआ है क्या? डॉक्टर केल्विन। तो बेटा ये डॉक्टर केल्विन, आपने केल्विन साइकिल भी सुनी होगी, आपने पढ़ा भी होगा केल्विन साइकिल के बारे में, कब? जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते होंगे। तो वही डॉक्टर केल्विन है, उन्होंने ही रिपोर्ट किया था पहली बार। किसको? देखो आगे लिखा है, डॉक्टर केल्विन रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम द कलेक्शन ऑन यूज ऑफ फोटोसिंथेटिकली प्रोड्यूस हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द प्लांट। उन्होंने ही सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। और वो जो हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है किसके? जो हमारे पेट्रोलियम और कोल होता है, यानी जो हमारे ट्रेडिशनल जो केमिकल एनर्जी के सोर्सेज थे, उन सोर्सेज का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो मैच करता है इन हाइड्रोकार्बन से। तो कहीं ना कहीं हम फ्यूचर में जब पेट्रोलियम और डीजल खत्म हो जाएगा, तो हम क्या इन प्लांट्स के इस फोटोसिंथेटिकली प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट है, यानी जो हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट है जो इन पौधों में बन रहा है, क्या हम इसको उपयोग कर सकते हैं? क्या हम इसको यूज कर सकते हैं ऊर्जा की या ईंधन के रूप में? तो ये चीज सबसे पहले किसने रिपोर्ट की? डॉक्टर केल्विन ने रिपोर्ट किया था। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये एक बात हो गई क्या? बायो एनर्जी के बारे में। तो स्टूडेंट्स अभी तक मैंने आपको दो एप्लीकेशन बताया। पहला एप्लीकेशन मैंने तुम लोग को क्या बताया? अभी को मैंने आपको बताया था इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की, कैसे हम जो है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इन्वायरमेंट को अपने ठीक कर सकते हैं, उसके पोल्यूशन के लेवल को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। ये पहला मैंने बताया। दूसरा मैंने अभी को बताया बायो एनर्जी का फॉर्मेशन। हम किस तरह से प्लांट्स को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करके, चेंज करके, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आगे चलकर इन प्लांट्स से हम फ्यूल या फिर एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है ना? विद द हेल्प ऑफ रिसर्च अंडर बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच।
नेक्स्ट जो यहाँ पर एप्लीकेशन है दैट इज बेटा एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। मींस क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल बहुत सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स ना, आमतौर पे प्रोटीन्स क्या होती हैं, आमतौर पे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। तो एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, उनसे हम तरह तरह की प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। उनके अंदर हम जेनेटिकली मैनिपुलेशन करके, उनके अंदर हम जीन को डाल के हम क्या कर रहे हैं, हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यानी उन बैक्टीरिया और फंजाई की मदद से हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। जो प्रोटीन्स हमारे तरह तरह के पर्पस, तरह तरह के फूड आइटम्स और दूसरे जो हमारे इंडस्ट्रियल पर्पसेज हैं, उन पर्पसेज में वो उनकी नीड होती है, ठीक है ना। तो एक तरह से डिफरेंट काइंड्स के जो प्रोडक्ट और सर्विस है उनको डेवलप कराने के लिए, उनको बनाने के लिए हमें इन एंजाइम्स की नीड होती है। और ये एंजाइम्स हम ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं with the help of biotechnology by the microorganism by the genetic modification in the microorganism higher plants and animals। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एंजाइम इज ए बायोकैटालिस्ट which increase biological reaction। आप सबको पता है कि एंजाइम क्या होते हैं, बायो में पाए जाते हैं यानी कि सेल के अंदर पाए जाते हैं, और सेल के अंदर ये बिल्कुल कैटालिस्ट का काम करते हैं। और कैटालिस्ट आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, कैटालिस्ट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको अगर किसी केमिकल रिएक्शन में डाल दिया जाता है, वो केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। आइदर वो इसको इंक्रीज कर देते हैं या फिर उसको वो क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना। तो आमतौर पे कैटलिस्ट क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, ऐसा कॉमन सेंस में बोल सकते हैं। वैसे कैटलिस्ट निगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं केमिस्ट्री में। तो बिल्कुल उसी तरीके से बायो में जो कैटलिस्ट का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। तो एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, बिल्कुल सही है। ये क्या करते हैं, ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस को इंक्रीज करते हैं। बेसिकली ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन, कोई भी सेलुलर प्रोसेस जो होता है वो तेजी से वो पूरा होता है, कंप्लीट हो जाता है, और आगे चलकर जो प्रोडक्ट होता है वो बन जाता है और केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर कैटलिस्ट यानी कि अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड का डाइजेशन है वो उसको होने में 2 से 4-5 दिन लग जाएंगे। जो फूड हमारा 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में, उसको डाइजेशन में लगेंगे 1 हफ्ते ऑलमोस्ट। तो बेटा कहीं ना कहीं एंजाइम्स का रोल तो है, तो एंजाइम्स का बहुत ज़्यादा रोल है प्लांट्स में और एनिमल सेल में। इवन सेल के अंदर एंजाइम नहीं होंगे तो फिर सेल के जितने भी मेटाबॉलिक एक्शंस हैं, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, वो सारे प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएंगे, ठीक है ना। और आगे चलकर सर्वाइवल पर भी बात आ जाएगी। तो इसलिए कैटालिस्ट की फॉर्म में एंजाइम का होना बहुत ज़रूरी होता है सेल के अंदर, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबके अंदर एंजाइम्स पाए ही जाते हैं और हर तरह के बायोकेमिकल रिएक्शन में ये यूज़ होते हैं, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इनकी मदद से ही बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और तरह तरह के प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो सेल के अंदर इनकी मदद से ही बनाई जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स को क्या करते हैं, बनाते हैं बाय द जेनेटिक मैनिपुलेशन। हम जीन डालकर या कोई डीएनए में किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन करके, किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर हायर प्लांट या एनिमल, इनके अंदर, ठीक है ना, इनकी मदद से हम एंजाइम को बनाते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है एनिमल एंजाइम्स यूज्ड करंटली आर लाइपेजेस, ट्रिप्सिन, रेनेट। तो ये बेसिकली एनिमल एंजाइम्स जिनको बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है, उनको यूज़ किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट और सर्विस को बनाने के लिए, डेवलप कराने के लिए। कौन से एनिमल एंजाइम्स हैं, लाइपेजेस, ट्रिप्सिन और रेनेट, ठीक है ना। इसी तरह से आगे लिखा है मोस्ट प्रीवैलेंट प्लांट एंजाइम्स आर पेप्सिन, पैपिन, प्रोटीएजेस, एमाइलेजेस एंड सोयाबीन लाइपॉक्सीजिनेस। तो बेटा ये जो लिखा हुआ है ना, ये कुछ क्या है, प्लांट एंजाइम्स है। मींस ये प्लांट से डेवलप कराए जा रहे हैं, ये प्लांट से बायोटेक्नोलॉजी की मदद से डेवलप कराए जा रहे हैं। कौन कौन से, पेप्सिन, पैपेन, प्रोटीएजेस, एमाइलेजेस, आपने याद करना है इसको, और सोयाबीन लाइपॉक्सीजिनेस। तो ये क्या है, एंजाइम्स है। दीज एंजाइम्स आर यूज इन द फूड इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल पैपेन जो होता है वो कहाँ से निकाला जाता है, वो जो पपाया फ्रूट है उससे जो है निकाला जाता है। मीन्स जो पपीता होता है, पपाया होता है, उस फ्रूट के अंदर से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, किसको, इस एंजाइम को, किसको, पैपेन को। और इसको यूज किया कहाँ किया जा रहा है, यूज्ड एज ए मीट टेंडाइजर या टेंडराइजर एंड पैनक्रियाटिक प्रोटीएज इन लेदर सॉफ्टनिंग एंड मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट। इसी तरह से आगे बताया जा रहा है कि जो ये प्रोटीएज है, ये एंजाइम जो है उसको लेदर सॉफ्टनिंग के प्रोसेस में, जो चमड़ा होता है उसको सॉफ्ट बनाने में और साथ साथ डिटर्जेंट को बनाने में यूज किया जाता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स हैं, इनका यूज है
इंडस्ट्रियल लेवल पे, और इसलिए हम इनको ज़्यादा अमाउंट में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स और एनिमल्स की मदद लेते हैं, ठीक है ना, और उनके अंदर जेनेटिक मैनिपुलेशन करके हम इन प्रोटीन्स को बनाते हैं। अब यहाँ पर एक टेबल दी हुई है और इस टेबल में आप लोग अपने पीडीएफ में देखोगे तो इस टेबल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया हुआ है और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सा एंजाइम बनाया जाता है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर बैक्टीरिया लिखा हुआ है तो बैक्टीरिया में 3 बैक्टीरिया लिखे हुए हैं। एक तो लिखा हुआ है बैसिलस सीरियस, बैसिलस कोगुलेंस और इकोलाई। बैसिलस सीरियस से पेनिसिलिनेज बनाया जा रहा है, इससे अल्फा एमाइलेज बनाया जा रहा है, और इश्चेरिचिया कोलाई से पेनिसिलिन और एसाइलेज नाम के एंजाइम बनाए जा रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे फंजाई भी होते हैं जिनसे प्रोटीन बनती है, जैसे एस्परजिलस फ्लेवस से यूरेट ऑक्सीडेज बनता है, एस्परजिलस नाइजर से एमाइलेजेस हो गया, प्रोटीएज हो गया, पेक्टिनेज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज ऑक्सीडेज हो गया। ये सारे जो प्रोटीन्स या एंजाइम्स होते हैं वो एस्परजिलस नाइजर नाम के फंजाई से डेवलप कराए जा रहे हैं। कैंडिला लाइपोलिटिका से लाइपेज बन रहा है, म्यूकर प्यूसिलियस से रेनेट बन रहा है, न्यूरोस्पोरा क्रेसा से टायरीसिनेज बन रहा है, ठीक है, ट्राइसिनेज बन रहा है। तो न्यूरोस्पोरा क्रेसा से ट्राइसिनेज नाम का एंजाइम बनाया जा रहा है। लास्ट में बात आती है बायो फर्टिलाइजर्स की। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का। क्या बायो फर्टिलाइजर, क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर बेसिकली क्या होते हैं, इस पर मैंने आपको ऑलरेडी एक लेक्चर में बताया है कि बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और साथ साथ जो है वो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। हमारी पैदावार जो प्लांट्स की होती है वो अच्छी होती है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, हमारी क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो बायो फर्टिलाइजर बेसिकली डेवलप कराए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें बहुत सारी रिसर्च हो रही है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई ना, नॉस्टॉक, साइनोबैक्टीरिया, इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी होती है। तो हम ब्लू ग्रीन एल्गी को यूज करते हैं, राइस की जो क्रॉप होती है, चावल जो होता है, धान होता है, उसके खेतों में यूज करते हैं। और वहां पर अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी को राइस की जो सॉइल होती है, जो पैडी सॉइल होती है, उसमें अगर मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि जो पैडी सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है, उसका जो उसके अंदर और ज़्यादा क्या होते हैं, जो नाइट्रोजन और साथ साथ जो दूसरे और एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो इनरिचमेंट होती है वो होती है। तो इस तरह से बायो फर्टिलाइजर को भी डेवलप कराया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर, जैसे राइजोबियम। अब राइजोबियम आप सबको पता है एक बैक्टीरिया है, ये एक नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर है। ये बहुत सारी क्रॉप्स के अंदर बायो फर्टिलाइजर की फॉर्म में यूज होता है, जैसे लेग्यूम्स में, जैसे ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, लेंटिन हो गया, काउपी हो गया, ग्राम हो गया, और जो फोडर लेग्यूम्स होती हैं उनके अंदर हम राइजोबियम को अगर उनकी खेत की मिट्टी में डालें तो कहीं ना कहीं ये बायो फर्टिलाइजर का काम करती है। इसी तरह से एजोटोबैक्टर भी एक बैक्टीरिया होता है, सॉइल में पाया जाता है, और ये कॉटन हो गया और दूसरी वेजिटेबल्स हो गई, मलबेरी हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, टोबैको हो गया, स्पाइसेस हो गया, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स हो गए, इन सब में ये जो एजोटोबैक्टर है वो यूज होता है, ठीक है ना, यानी एज ए फॉर्म ऑफ बायो फर्टिलाइजर। इसी तरह से एजोस्पाइरिलम की बात की जाए, एजोस्पाइरिलम भी एक बैक्टीरिया है जो शुगर केन क्रॉप में बायो फर्टिलाइजर की फॉर्म में यूज होता है, और साथ साथ मेज हो गया, राइस हो गया, व्हीट, फोडर, ऑयल सीड, फ्रूट, फ्लावर, इन सब में भी ये बायो फर्टिलाइजर की फॉर्म में यूज होता है। साइनोबैक्टीरिया मैंने आपको ऑलरेडी बताया, साइनोबैक्टीरिया का मतलब बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, और ये राइस की क्रॉप में क्या करता है, बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। एजोला जो हो गया वो भी राइस की क्रॉप में बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। इसी तरह से कुछ फॉस्फेट बायो फर्टिलाइजर भी होते हैं, जैसे कि फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ, वो सभी तरह की क्रॉप में बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। तो ये भी एक एप्लीकेशन हो गया किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। बच्चों आते आते लास्ट में और एक और पॉइंट यहाँ पे एप्लीकेशन में, डेट इज फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छा लेक्चर दिया हुआ है, मैंने आपको बताया कि किस तरह से ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनते हैं। और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का मतलब हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो गए, ट्रांसजेनिक प्लांट्स हो गए बनाते हैं, जिनमें हम उनके अंदर कोई फॉरेन जीन लाकर डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो अब हमें कोई भी हमारा जो डिजायर्ड पर्पस होता है, जो डिजायर्ड कैरेक्टर होता है वो उसके अंदर डेवलप होता है और वो हमारे काम आते हैं, ह्यूमन के लिए यूजफुल हो जाते हैं। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में जैसे बीटी हो गया, तो बीटी क्रॉप जो बनाई गई है, बीटी क्रॉप जो होती है वो पेस्ट रेजिस्टेंट होती है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट होती है। इसी तरह से और भी दूसरे ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए गए हैं जिनके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस की कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। साथ साथ उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। उनके अंदर जो है साल्ट टॉलरेंट कैपेसिटी आ जाती है, मीन्स वो ऐसी मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं अब जो जिसमें साल्ट बहुत ज़्यादा है और वो नेचुरली ग्रो नहीं कर पा रहे थे।
तो हम क्या करेंगे, हम प्लांट्स के अंदर जीन ऐड करेंगे। ट्रांसजीन मीन्स कोई फॉरेन जीन ऐड करेंगे जिसकी वजह से वो प्लांट अब हमें कुछ डिजायर्ड कैरेक्टर उसके अंदर डेवलप होने लगेगा, और अब वो उसके अंदर कोई एक ऐसा कैरेक्टर आ जाएगा सच एज अलग अलग पर्पज से ट्रांसजेनिक प्लांट्स को डेवलप कराया जाता है, जैसे कि डिजीज रेजिस्टेंट बनाने के लिए, साल्ट टॉलरेंट बनाने के लिए, इसके अलावा साथ साथ जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इस सब तरह के कामों को करने के लिए हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। इसका एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है और इसको मैं आपको एक अलग लेक्चर में भी बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज इस लेक्चर को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आगे आप लोग जो है फिर आगे चलकर मैं आपको और भी तमाम टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।